हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं हम इंटर के लिए मैथ और फिजिक्स। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे गणना की जाती है और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैसे गणना की जाती है। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है इसी में कि किसी भी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी कि कैसे निकाला जाता है। तो आपने अक्षीय स्थिति पर भी जाना है और निरक्षीय स्थिति पर भी जाना है, लेकिन इसी के बाद पॉइंट है क्या कि किसी भी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पोजीशन। एनी पोजीशन का मतलब है किसी भी स्थिति पर। अब देखिए जरा, अगर इसके चित्र की बात की जाए तो चित्र को कैसे बनाया जाता है, यानी कि हम एक ऐसा फॉर्मूला इससे निकालेंगे जिससे कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी गणना की जा सके और निरक्षीय स्थिति पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी गणना की जा सके। देखिए जरा, इसके चित्र की बात की जाए तो चित्र कैसे बनाते हैं तो आप जानते ही हो। सबसे पहले क्या माना जाता है कि माना ए भी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे क्या मान लिया जाए, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी मानते हैं, 2L मानते हैं। जिसकी लंबाई क्या है, 2L है, जो कि किस किस से मिलकर के बना है, प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब बात आती है कि ये सर इसमें कहा गया है ना ही तो निरक्षीय स्थिति है और ना ही अक्षीय स्थिति है, तो आखिर कौन सी स्थिति है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इससे यानी कि इसके अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु मानते हैं जो कि अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए बिंदु P की, किसकी बात कर ली जाए, बिंदु P की, तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होता है। और कंपोनेंट में ये बांटते क्यों हैं, तो ये इसलिए बांटते हैं क्योंकि जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो प्रदर्शित करते हैं आप किससे, P से। और P जो होती है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और सदिश को क्या कर लेते हैं, वहाँ पर कंपोनेंट में विभाजित कर लेते हैं, यानी कि घटकों में विभाजित कर लेते हैं। अब देखिए जरा, वो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाती है, अगर इधर की ओर तोड़ते हैं तो ये हो जाता है, और इधर के ऊपर की ओर चलते हैं तो ये हो जाती है आपकी ऐसी स्थिति। इस स्थिति को कहते हैं, अगर ये वाली पोजीशन है तो ये क्या है, अक्ष के साथ है, तो ये हो जाती है अक्षीय स्थिति, और ये वाली हो जाती है ऊपर की ओर निरक्षीय स्थिति। और बिंदु P पर क्या करनी होती है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। अब जब किसे वो करते हैं, हम P को करते हैं, यानी कि P का मतलब ये बिंदु ये वाला नहीं है, बल्कि किसे कर रहे हैं हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। अगर आप चाहो तो इस बिंदु को क्या मान सकते हो, P की जगह अब क्या कुछ और भी मान सकते हो, यानी बिंदु C मान सकते हो। क्योंकि इसमें क्या रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर P के घटक हैं या फिर ये बिंदु जो माना था उसके घटक हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये किसके बिंदु होते हैं घटक, ये P के होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए जरा, आप जानते हो कि ये तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और जब P को आप जानते हो थीटा के, यानी कि जब इसे थीटा के घटकों में विभाजित करते हैं तो आप जानते हो कि थीटा के पास वाला जो होता है उसे विभाजित करते हैं हम कोस थीटा में, और जबकि थीटा से जो दूर वाला होता है उसे विभाजित करते हैं हम साइन थीटा में। तो इसके लिए अगर P को विभाजित करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है P कोस थीटा, ये हो जाता है P कोस थीटा, ये हो जाता है। और अगर इसे विभाजित करते हैं तो ये थीटा से कैसा है, दूर है, तो ये हो जाता है P साइन थीटा, ये हो जाता है P साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए जरा, ये वाली जो अक्ष है वो तो है अक्षीय स्थिति और ये वाली है निरक्षीय स्थिति। अब देखिए जरा, इसे लिखा कैसे जाता है, चित्र पे आपको ये करना है। अब देखिए जरा, इसे लिखते कैसे हैं, तो इसे लिखना होगा कि माना कि ए भी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, ध्रुव है, जो कि किस किस से मिलकर के बना है, जो कि प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। यहां पे लिख देते हैं जो कि प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिनके बीच की लंबाई
जिनके बीच की लंबाई क्या है 2l है। जिनके बीच की लंबाई क्या है 2l है। देखिए जरा, ये चित्र को बिल्कुल वैसे वैसे लिख दिया जाता है जैसे जैसे इसे बनाया जाता है। अब ये वाली जो है तो ये क्या है, ना ही तो अक्षय स्थिति के लिए है, पी बिंदु जो होगा यहाँ पे, यानी कि पी नहीं है यहाँ पे, क्या माना है आपके सी माना है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जब सी मानते हैं तो ये ना ही तो अक्षय स्थिति पर है और ना ही ये निरक्षय स्थिति पर है, क्योंकि अक्षय स्थिति पर ये होता है और निरक्षय स्थिति पर ये होता है। और पी मैंने पहले ही बताया है क्या है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ना कि कोई बिंदु। बिंदु तो क्या है सी है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अवके गणना करनी होती है। लेकिन अक्षय स्थिति और निरक्षय स्थिति में क्या मानते हैं, यहाँ पर बिंदु P मान लेते हैं। देखिए जरा, अब यहाँ पे लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के ध्रुव के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या मान लो, O मान लो। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर है, R दूरी पर मान लोगे ये बिंदु, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु अब के क्या है, C है, जिस पर क्या करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जिस पर क्या करनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसीलिए इसे घटकों में विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, P sin थीटा और P cos थीटा प्राप्त होता है। जिसे घटकों में विभाजित करने पर P sin थीटा व P cos थीटा प्राप्त होता है या प्राप्त होते हैं। अब देखिए जरा, अगर बात कर ली जाए कि आप जानते हो अक्षय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो आप जानते हो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पे 2p अपॉन में क्या होता है, RQ होता है। ये होता है अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसे ही कर लेते हैं। अब अक्षय स्थिति पर है कौन सा, तो यह है P cos थीटा, और निरक्षय स्थिति पर क्या है, P sin थीटा। यहाँ पे लिख लेते हैं अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो उसे प्रदर्शित करते हो आप E1 से प्रदर्शित कर सकते हो, यानी कि इसके लिए यही तो अक्षय स्थिति है, क्योंकि अक्ष के साथ है ये और ये भी अक्ष के साथ है, यानी कैसे हैं आपस में समांतर हैं। तो ये कैसे हो जाएगी, अक्षय स्थिति। और जबकि ऊपर को जो होता है तो वो जानते ही हो आप क्या होता है, निरक्षय स्थिति पर। देखिए जरा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर इसे परावैद्युतांक को
के वाले माध्यम में रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, के की मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या है, अगर वायु या निर्वात में माना जाता है तो क्या रख दोगे यहाँ पे, उसका वैल्यू 1 आ जाती है। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या होता है, अक्षीय स्थिति में 2p होता है और अपोन में क्या होता है, r क्यूब। लेकिन यहाँ पे है 2p की जगह जो उसकी जगह क्या है, p की जगह है कोस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा p कोस थीटा, ये हो जाता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन को आप लिख सकते हो कि किधर की ओर होगी, यानी यहाँ पे कैसा है, टेस्टिंग चार्ज होता है, क्या होता है, टेस्टिंग चार्ज होता है। तो आप जानते हो कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगी आपकी समीकरण 1 मान लोगे इसे, समीकरण 1 हो जाएगी। ये तो निरक्षीय अक्षीय स्थिति पर होगी। अब लिखोगे निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित कर दोगे, उसे कर देते हैं E2 से। E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और निरक्षीय स्थिति पर जो होता है तो क्या होता है, यहाँ पर 2 नहीं होता है, केवल क्या होता है, P होता है। और जबकि P के स्थान पे क्या है, P साइन थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है P साइन थीटा, और अपोन में आ जाता है R क्यूब। ये होता है समीकरण 2 मान लोगे। देखिए जरा ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अब क्या निकालते हैं हम, अगर पाइथागोरस प्रमेय से बात करने लगे तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकाल दोगे परिणामी तीव्रता बिंदु P पर, बिंदु P नहीं है लेकिन अब क्या है, यहाँ पर बिंदु C माना है, तो यहाँ पे लिख दोगे बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की कौन सी, परिणामी तीव्रता कितनी हो जाती है, तो ये हो जाती है E बराबर, और इसका क्या कर देते हो अंडररूट, और ये आ जाता है E1 का स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाता है E2 का स्क्वायर। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करते हो कि E1 का मान रखते हो और E2 का मान रखते हो। देखिए जरा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको। देखिए जरा E1 की वैल्यू क्या है, ये हैगी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसे समीकरण क्या मान लो, A मान लो, स्मॉल a मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे समीकरण A में E1 व E2 के मान रखने पर या इंग्लिश में कह सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन A, ऐसे कह सकते हो। देखिए जरा जब रखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आ जाएगा E तो परिणामी तीव्रता है और इसका क्या है, पूरे का अंडररूट है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है अंडररूट, और E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो ये दे रखी है, तो यहाँ से रखोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ऊपर क्या होता है, तो ये दे रखा है 2p कोस थीटा, और बटे में क्या आ जाता है R क्यूब, ये होता है, और इसका क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है। देखिए जरा चलते हैं आगे, फिर क्या होता है प्लस की चिन्ह होता है, फिर आगे क्या कर दोगे, आगे रखोगे E2 की स्क्वायर का मान, और E2 का मान कितना दे रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P साइन थीटा अपॉन R क्यूब, ये होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाता है 2 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है केवल P, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा R क्यूब, ये होता है, और इसका क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा आपको पता होगा कि इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो और इसमें से क्या चीज़ को कॉमन ले सकते हो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि दोनों में है, नो सर एक तो है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और इसमें भी है, P इसमें भी है, इसमें भी है, और R क्यूब इसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉमन आने के बाद क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाता है अंडररूट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाता है P और अपॉन में हो जाता है R क्यूब,
ये हो जाता है, लेकिन ये निकलेगा कैसा, पूरा स्क्वायर में। यहाँ पे लगा देते हो बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल p बचेगा और कोस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे देखिए जरा, आगे p तो नहीं बचेगा, p तो क्योंकि हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, लेकिन क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बचता है, तो यहाँ पर p भी कॉमन ले लिया, r क्यूब भी कॉमन ले लेते हैं, और इस पूरी वैल्यू को भी कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा केवल साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये होता है। देखिए अब आगे इसे क्या करते हैं, जब इसका होल स्क्वायर है तो इस होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल हो जाता है तो बाहर कितना निकल आएगा, ये निकल आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है p/r क्यूब। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, अंदर क्या बचेगा, जब इसका स्क्वायर करते हैं हम, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और कोस का करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए जरा, इसे 4 को यानी कि 4 कोस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो आप, 3 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखते हैं, तो अभी आपको वो पता चल जाएगा। यहाँ पे ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे p और अपोन में आ जाएगा r क्यूब। देखिए जरा अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचता है हमारा, एक तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, और इसे एक बार और लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो, चाहें तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो। उसकी वैल्यू कितनी होती है, पूरे की 1 होती है। तो इस पूरे की जगह कितना रख सकते हो आप, 1 रख सकते हो। तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाता है, p/r क्यूब, ये होता है। और अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचता है एक तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है, और प्लस इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह कितना रख देते हैं, 1। ये होता है किसी भी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, चित्र को समझ में आ गया होगा। अगर चित्र से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हो, यानी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। देखिए जरा, इसके लिए बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पे क्या है, थीटा है, और थीटा के पास वाले को किस में तोड़ते हैं, कोस में तोड़ते हैं, और जबकि दूर वाले को किस में तोड़ते हैं, साइन में तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर तोड़ा किसे गया है, तो यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ना कि कोई बिंदु। बिंदु क्या माना गया है, यहाँ पे सी माना गया है। तो देखिए जरा, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं आगे। आपको ये वाला करना होता है केवल यहाँ तक, लेकिन अगर आपसे पूछने लगे या फिर मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप निकाल ले हो अक्षय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हो, तो आप अगर अक्षय स्थिति की बात कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे अक्षय स्थिति की बात कर रहे हो, तो अक्षय स्थिति की बात कर रहे हो तो इसे कहाँ ले आओगे, इसके अक्ष पर, और अक्ष पर जो कोण बनता है वो कितना बनेगा, थीटा बराबर यानी कि 0 डिग्री। भाई जब अक्ष पे होगा यानी उसके समांतर हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे निकाल दो। देखिए जरा, पहली जो पोजीशन हो जाती है हमारी, तो यहाँ पे लिख दोगे अक्षय स्थिति पर, अक्षय स्थिति पर, स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह है पहला पॉइंट। और पहले पॉइंट के लिए तब थीटा बराबर कितना हो जाता है, थीटा बराबर होता है 0 डिग्री, यानी कि अक्ष पर के लिए कह रहा है, अक्षय स्थिति पर। तो जब इस वाले फॉर्मूले में रखते हो तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाता है, P/r क्यूब दे रखा है,
और ऊपर क्या है, ये दे रखा 3 और यहाँ पे कोस स्क्वायर, और थीटा की जगह कितना रख दोगे 0 डिग्री, यहाँ पे आ जाता है 0 डिग्री और प्लस कितना है 1। जब इसका कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और 1 की गुणा स्क्वायर कर लो चाहे उसकी गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ऊपर पी हो जाता है अपोन में आर क्यूब हो जाता है, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 1, और 3 + 1 का मतलब कितना हो जाता है 4, और 4 को जब अंडर रूट में से निकाला जाता है तो कितना निकलेगा केवल 2, और 2 की क्या हो जाती है पी में मल्टीप्लाई हो जाती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 जब अंडर रूट में से निकालते हैं तो कितना निकलता है केवल 2 निकलता है, और आपने देखा भी है कि अक्षय स्थिति पर कितना होता है इतना ही होता है। दूसरे पॉइंट की बात करने लगे अगर इसकी निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए निरक्षीय स्थिति पर यहाँ पर देखिए जरा अक्ष के साथ कोण कितने का बनेगा 90 डिग्री का, यानी यहाँ पर हो जाता है थीटा बराबर 90 डिग्री। सही है, यहाँ पर कर दोगे इफ यानी कि यदि, और यहाँ पर कितना आ जाएगा इफ, इतना हो जाता है। तो यहाँ पर प्राप्त कितना होगा ई बराबर हो जाएगा, जब इस वाले फॉर्मूले में रखते हो तो कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ऊपर कितना आ जाएगा पी, और अपोन में क्या दे रखा है आर क्यूब, और अंदर क्या मिल जाता है जब उसकी वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे कोस स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाता है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है भाई आप जानते ही हो, वो कितना होता है 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो 3 की गुणा 0 से करोगे तो क्या आ जाता है 0, यानी कि यहाँ पर मिल जाता है हमें ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ऊपर P और अपोन में क्या हो जाता है आर क्यूब, और अंदर क्या बचता है 0 + 1, और 1 ही बचेगा यहाँ पे, और 1 का चाहे अंडर रूट हो चाहे उसकी पावर 100 हो तो कितना होता है उसका मान 1 होता है, यानी कि प्राप्त हो जाता है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ऊपर कितना आ जाता है P/r³, ये हो जाता है। देखिए, और आपने देखा भी है कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है इतनी होती है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है वो दोनों के लिए क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं हम, ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसी से दोनों के लिए क्या कर सकते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। आई होप को ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इंक्वायरी करनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए जरा, अब इसके अगर कोई भी पॉइंट पूछना है या फिर चित्र समझ में नहीं आया होगा, आई होप कि वैसे ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।